देखो दोस्तों, पिछले वीडियो के कमेंट टारगेट पूरे हो चुके हैं। इस बार भी सेम ही कमेंट्स टारगेट रखते हैं 120 का, तो जल्दी पूरा करवा देना ताकि अगला वीडियो जल्दी आ सके। और हाँ, कल मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 3 वीडियो ला सकूँ और आप लोग भी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुओयू हाउ क्लास 8 सोल टूल बनाने वाला था। अब आगे देखेंगे। द फाइनल डिसीजन ये हुआ कि इस अभियान का नेतृत्व बेई करेगा, जबकि शू सेनशी, जांग नानन, जी जुएचेन, ये गाय और ननचुचू इसमें भाग लेंगे। बेशक अगर होयो अपनी परीक्षा पास कर लेता है तो उसे भी टीम में शामिल किया जाएगा। हालांकि किसी को भी विश्वास नहीं था कि वह वास्तव में ऐसा कर पाएगा। बेबे और श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के बाकी 4 सदस्य इस मिशन का हिस्सा थे, जिसमें होयू हाओ और ही केतो शामिल नहीं थे। इसके अलावा सोर्ड फैनेटिक जीजा चेन जो एक सोल सेज था, और ये गाई तथा नानचुक्यू जो दोनों सोल एम्परर्स थीं और जिनके पास विशेष मार्शल सोल्स थे, उनकी कुल शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। हालांकि बेबे अच्छी तरह जानता था कि होयुहाओ के साथ और उसके बिना उनके बीच कितना बड़ा फर्क था। सरल शब्दों में कहें तो अगर वे किसी टाइटल डोलो से भी टकरा जाएं, तो होयुहाओ की मौजूदगी में उनके पास अपने दुश्मन को मार गिराने का मौका होता। लेकिन होयुहाओ के बिना वे केवल अपनी रक्षा ही कर सकते थे। लेकिन डीन यैन और एल्डर सॉन्ग जो दोनों ट्रांसेंडेंट डोलो थे, भी इस अभियान में शामिल होने वाले थे। इसलिए उनके सफल होने की संभावना काफी अधिक थी। बेबे ने एक बार यह तय कर लिया कि कौन इस अभियान में भाग लेगा, तो उसने तुरंत सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसे सुनिश्चित करना था कि टैंकसेट के सभी कार्य थोड़े समय में सही ढंग से व्यवस्थित हो जाएं। साथ ही उसे श्रेक एकेडमी के सोल टूल डिपार्टमेंट जाना था, ताकि वह शान लिनर और चांदोरियो से सहायता मांग सके और उनसे टैंकसेक्ट को अस्थायी रूप से संभालने का अनुरोध कर सके। इससे टैंकसेक्ट को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। होयुहाओ के पास ये देखने का भी समय नहीं था कि उसका एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर क्या व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि एक क्लास 8 सोल टूल कैसे फोर्ज किया जाए। केवल एक ही ब्लूप्रिंट का सेट था और उसे कोई विकल्प नहीं दिया गया था। जब विकल्प नहीं था तो उसे केवल अपने प्रयासों पर भरोसा करना था। सौभाग्य से उसके पास ही केटू की मदद थी। भले ही उन्होंने इस अभियान में शामिल होने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन वे दोनों भाई थे। हिकेतु कैसे देख सकता था कि उसका छोटा भाई मुसीबत में है और वह मदद न करे। दोनों भाई सोलटूल हॉल के अंदर एक सुसज्जित साइलेंट रूम में गए। होयुहाव ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि उस कमरे की बनावट बेहद अनोखी और जटिल थी। बीच में सोल टूल्स बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, जिसकी सतह चांदी जैसी सफेद थी। स्तंभ और उसके चारों ओर कई तरह के उपकरण और संयोजन लगे थे। ये प्लेटफॉर्म कुछ हद तक उसी जैसा था जो उसने सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में देखा था, पर यह उससे भी बेहतर था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे उपकरण थे जिन्हें वह खुद भी नहीं पहचानता था। कमरे में कई मेटल रैक्स और फ्रेम्स लगे थे। वे देखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन बहुत व्यावहारिक थे, क्योंकि उन पर हर तरह के दुर्लभ धातु रखे गए थे। जितनी कीमती धातु होती, उसके टुकड़े उतने ही छोटे होते। ऐसे साइलेंट रूम में सोल टूल्स बनाना स्वाभाविक रूप से अधिक प्रभावी होता। हुयुहाव ने चारों ओर की चीजों को देखने की परवाह नहीं की और सीधे मेज के पास जाकर वे ब्लूप्रिंट्स फैलाए जो श्वान जीवन ने उसे दिए थे। फिर वह उन्हें ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगा। यह पहली बार था जब उसने इतने विस्तृत और जटिल क्लास 8 सोल टूल के ब्लूप्रिंट्स देखे थे, लेकिन हिकेतु पहले भी ऐसे ब्लूप्रिंट्स देख चुका था। हिकेतु के चेहरे का भाव बदल गया और उसने कहा, टीचर श्वान वाकई बहुत क्रूअल है। लिटिल जूनियर ब्रदर, क्या तुम जानते हो कि ये ब्लूप्रिंट्स किसके लिए हैं? हुयुहाव दुर्लभ धातुओं की सूची देख रहा था, लेकिन हिकेतु की बात सुनते ही उसने पहले पन्ने पर लिखा नाम देखा। वह नाम देखकर उसका चेहरा भी बदल गया। डिकम्पोजिशन कैनन। इस सोल टूल का नाम केवल 2 शब्दों का था, लेकिन हुयुहाव ने गहरी सांस ली। वह डिकम्पोजिशन कैनन के बारे में जानता था। ऐसे सोल टूल्स कई श्रेणियों में आते थे, लेकिन सबसे निम्न स्तर का भी क्लास 6 सोल टूल होता था। डिकम्पोजिशन कैनन एक सिंगल टारगेट ऑफेंसिव सोल टूल था, जिसका मुख्य सिद्धांत स्पेस एलिमेंट पर आधारित था, और यह स्पेस की पायरोलिटिक प्रॉपर्टीज का उपयोग कर भयंकर विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करता था। ये किसी भी श्रेणी में सबसे कठिन सोल टूल्स में से एक माना जाता था, और साथ ही अपने स्तर का सबसे शक्तिशाली सिंगल टारगेट हथियार भी। इसीलिए ही केतु ने कहा था कि टीचर श्वान बहुत क्रूअल है। सच में
यहाँ तक कि श्वान जीवन खुद भी अगर एक क्लास 8 डिकम्पोजिशन कैनन बनाना चाहे तो उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। होयुहाव को याद आया कि श्वान जीवन ने एक बार कहा था कि क्लास 8 डिकम्पोजिशन कैनन बनाना व्यर्थ है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय और ऊर्जा लगती है। उसी समय और प्रयास में 3 अन्य क्लास 8 सोल टूल्स बनाए जा सकते हैं जो मिलकर इस एक कैनन से भी अधिक शक्तिशाली होते। फिर भी टीचर श्वान ने उसे इसी डिकम्पोजिशन कैनन से परखने का निर्णय लिया। टीचर श्वान, आप सच में बहुत कठोर हैं। हुयुहाओ लगभग रोने वाला था पर उसके आंसू नहीं निकले। पर वह कर भी क्या सकता था? टीचर श्वान के आदेश के सामने उसका कोई वश नहीं था। उसने गहरी सांस ली और ब्लूप्रिंट का गहराई से अध्ययन करने लगा। उसे पहले यह सुनिश्चित करना था कि इस सोल टूल के लिए किन रेयर मेटल्स की आवश्यकता है। जब तक उसके पास पर्याप्त सामग्री न हो, वह कुछ नहीं कर सकता था। सौभाग्य से श्वानज़ीवन सिर्फ ये देखना चाहता था कि होयुहाव इतनी देर तक निष्क्रिय रहने के बाद क्या कर सकता है, इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, भले ही उसने जानबूझकर कठिन ब्लूप्रिंट चुना था। श्रेक एकेडमी को डोलू कॉन्टिनेंट के तीनों नेटिव एम्पायर से गुप्त रूप से सहायता मिल रही थी। उनके पास सनमून एम्पायर जितने संसाधन नहीं थे, लेकिन तीनों एम्पायर्स की संयुक्त ताकत से वे पर्याप्त रूप से रिसर्च और सोल टूल प्रोडक्शन कर पा रहे थे। हिकेटू की मदद से हुओयुहाओ ने 1 घंटे में सारी आवश्यक सामग्री इकट्ठी कर ली और ब्लूप्रिंट का बारीकी से अध्ययन शुरू किया। कुछ ही देर में उसका चेहरा बदल गया। यह कितना जटिल है। टीचर श्वान, आप तो मेरी जान लेना चाहते हैं। ब्लूप्रिंट्स में 30 भाग थे, जिनमें से डेटाशीट केवल फॉर्मेशन अरेज के डिजाइन के लिए थे। अगर केवल संख्या अधिक होती तो होयुहाओ को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हर फॉर्मेशन अरे में 8 भाग थे जो इसे बेहद जटिल बना रहे थे। ये केवल 2 आयामी नहीं बल्कि 3 आयामी और कुछ तो 4 आयामी स्पेशल फीचर्स तक पहुंच रहे थे। उदाहरण के लिए मुख्य फॉर्मेशन अरे सोल टूल के भीतर ही तैरता था। ये बात होयुहाओ ने पहले कभी सुनी भी नहीं थी। होयुहाओ ने गहरी सांस ली। सच में ये क्लास 8 सोल टूल है। उसने खुद को संयमित किया और ब्लूप्रिंट को ध्यान से समझने लगा। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से हार मान ले। जितनी मुश्किल आती उतना वह मजबूत बनता। धीरे धीरे वह ब्लूप्रिंट के अध्ययन में पूरी तरह डूब गया। वह तुरंत फोर्जिंग शुरू नहीं करना चाहता था, बल्कि पहले पूरी तरह समझना चाहता था कि यह सोल टूल कैसे काम करता है। हुइहाओ के अनुसार फोर्जिंग कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसकी वर्तमान सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर के साथ वह क्लास 8 सोल टूल फोर्ज कर सकता था। मुख्य चुनौती इस सोल टूल के सिद्धांतों और फोर्जिंग मेथड को पूरी तरह समझने की थी। हिकेटू भी शुरू में साथ बैठा रहा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हो युहाओ पूरी तरह ब्लूप्रिंट में डूब गया है। उसने भी साथ में देखने की कोशिश की, पर कुछ ही देर में उसका सिर घूमने लगा। क्लास 8 डिकम्पोजिशन कैनन का ब्लूप्रिंट न केवल जटिल था, बल्कि उलझन भरा भी। हिकेतु को पता था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी कम है और उसे रैंक 85 तक पहुंचना होगा ताकि वह ऐसे ब्लूप्रिंट को समझ सके। उसने हो युहाओ की ओर देखा। उसका छोटा भाई पूरी तन्मयता से अध्ययन कर रहा था। हिकेतु के मन में प्रशंसा और ईर्ष्या दोनों पैदा हुई। लिटिल जूनियर ब्रदर की स्पिरिचुअल पावर वाकई अद्भुत है। सोल इंजीनियर्स कुछ मायनों में सोल मास्टर्स से भी अधिक स्पिरिचुअल पावर पर निर्भर करते हैं, और जितना ऊंचा स्तर होता है उतनी ही ये शक्ति आवश्यक होती है। समय बीतता गया। हिकेतु 2 घंटे तक उसके साथ रहा, फिर चुपचाप चला गया क्योंकि अब वह कोई मदद नहीं कर सकता था। उसने टैंग सेक्ट के अन्य सदस्यों को निर्देश दिया कि कोई भी होयुहाओ को परेशान न करे। एक दिन गुजर गया। होयुहाओ पूरे समय उसी कमरे में रहा। हिकेतु 2 बार उसे देखने आया और श्वानजीवन भी 1 बार आया, लेकिन होयुहाओ ने कुछ नहीं कहा। वह बस ब्लूप्रिंट्स को देखता रहा, जैसे उसकी आत्मा उसी में समा गई हो। हिकेतु ने असहाय होकर सांस छोड़ी, जबकि श्वानजीवन अंदर ही अंदर प्रसन्न था। वह जानता था कि क्लास 8 डिकम्पोजिशन कैनन कितना कठिन होता है। आखिर उसने जानबूझकर ही ये चुनौती दी थी। श्वानजीवन को यह भी एहसास था कि वह अपने स्तर पर केवल क्लास 9 सोल इंजीनियर तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी सोल पावर पर्याप्त नहीं थी। वह कभी ट्रांसेंडेंट डुलू नहीं बन सकता था, और जब तक वह ऐसा नहीं बनता, क्लास 10 सोल इंजीनियर बनने का अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए भले ही वह एक क्लास 9 सोल इंजीनियर बन चुका था, लेकिन उसकी समझ अब पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई थी। इसी वजह से उसे ये एहसास हुआ कि होयहाओ कितना महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। केवल वही उसकी विरासत को आगे बढ़ा सकता है और क्लास 10 सोल इंजीनियर बनने की दिशा में कार्य कर सकता है। इसीलिए श्वानजीवन ने गहराई से विचार किया और तय किया कि चाहे जो भी करना पड़े, उसे किसी तरह होयुहाओ को समझाना ही होगा,
ताकि वह ठीक से उससे सोल टूल्स बनाना सीख सके। ऐसी स्थिति में उसे होयुहाओ को यहीं रोकना ही था, वरना उसकी सारी योजना व्यर्थ हो जाती। श्वानजीवन को यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता अगर होयुहाओ डिकम्पोजिशन कैनन को पूरा न कर पाता, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि होयुहाओ पूरी तरह असफल होकर कोई समाधान न निकाल पाए। उसके विचार से अगर होयुहाओ कम से कम उन ब्लूप्रिंट्स में डूब जाए और उन्हें गहराई से समझने लगे, तो वह निश्चित ही उनसे बहुत कुछ सीख लेगा, और फिलहाल के लिए वही काफ़ी था। होयुहाओ अभी सिर्फ एक क्लास 7 सोल इंजीनियर बना था। ऐसे में श्वानजीवन उससे और क्या उम्मीद कर सकता था? एक क्लास 8 डिकम्पोजिशन कैनन की जटिलता तो लगभग क्लास 9 सोल टूल के बराबर थी। अगर वह उसे समझ भी लेता, तो वही बड़ी बात थी। श्वानजीवन जानता था कि अगर उसे सही दिशा में मार्गदर्शन मिले और उसकी कल्टीवेशन लगातार बढ़ती रहे, तो होयुहाओ को क्लास 8 सोल इंजीनियर बनने में 1 या 2 साल से अधिक नहीं लगेंगे। वह उसकी प्रतिभा से पूरी तरह वाकिफ था। होयुहाओ न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल पावर भी अत्यंत प्रबल थी, जिससे उसे अन्य सोल इंजीनियर्स की तुलना में सोल टूल्स फोर्ज करना कहीं अधिक सरल लगता था। दूसरे दिन भी होयुहाओ न हिला, न बोला, न उसने कुछ खाया, न पिया। हिकेतो चिंतित होने लगा और उसने बेइबेई को यह बात बताई। बेइबेई ने स्वयं श्वानजीवन से बात की और होयुहाओ को रोकने का विचार किया, लेकिन श्वानजीवन ने तुरंत मना कर दिया। क्या? उसे रोकना चाहते हो? क्या मजाक है यह? क्या तुम जानते हो कि किसी सोल इंजीनियर के लिए अपने शोध में इतना डूब जाना कितना दुर्लभ होता है? कोई भी सोल इंजीनियर तभी असली प्रगति कर सकता है जब वह पूरी तरह अपने कार्य में लीन हो जाए और उनमें से प्रेरणा पाए। तभी वह तेजी से आगे बढ़ सकता है। 2 दिन तो क्या, उस शरीर के साथ वह आधा महीना भी बिना खाए पिए रह सकता है। समझौता पहले ही तय हो चुका है। तुम लोग 3 दिन तक उसका इंतजार करो। अगर 3 दिन बाद भी वह बाहर नहीं आता, तो तुम लोग उसके बिना ही निकल जाओ। श्वानजीवन ने चिढ़कर बेइबेई को रोक दिया। उसके नजरिए में होयुहाओ का यह रूप एक योगी सोल इंजीनियर का था, और वह तो यही चाहता था कि होयुहाओ इसी अवस्था में बना रहे। बेइबेई कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसने हिकेतो को कहा कि वह होयुहाओ के लिए खाना और पानी पहुंचाता रहे, लेकिन होयुहाओ ने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़रें ब्लूप्रिंट से हिली तक नहीं। केतो ने चिंतित होकर उसे गौर से देखा, यह सोचकर कि कहीं वह भ्रम या ट्रांस में तो नहीं चला गया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि बिल्कुल ठीक है। होयुहाओ के चेहरे के हाव-भाव लगातार बदल रहे थे। कभी वह गहराई से सोचता हुआ भौंने चढ़ाता, तो कभी खुशी से मुस्कुराता। एक बार तो उसने उत्साह में मेज पर जोर से हाथ भी मारा, जिससे ही केतो घबरा गया। यह स्पष्ट था कि होयुहाओ बस अपने अध्ययन में पूरी तरह डूबा हुआ था और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। 2 दिन इस तरह बीत गए और तीसरा दिन भी आ गया। इस बीच बेइबेई ने तंग सेक्ट की सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। शनलिनर और चांडुओडुओ दोनों डीन्स ने उसकी विनती स्वीकार कर ली थी और टैंग सेक्ट की देखभाल का जिम्मा ले लिया था। उन्होंने बेइबेई से कहा कि वह निश्चिंत होकर मिशन पूरा करे। हालांकि एल्डर श्वान ने एक समय सीमा तय की थी। सबको 1 महीने के भीतर लौटना था, चाहे तांग्या को बचा पाएं या नहीं। टैंग सेक्ट को उनकी जरूरत थी, और उसका विकास सन मून एम्पायर के खिलाफ उनके भविष्य के प्रतिरोध से जुड़ा था। तीसरा दिन आ रहा है, और लगता है हमारा लिटिल जूनियर ब्रदर हमारे साथ नहीं आएगा। बेइबेई ने निराशा से शूसनशी से कहा। वे अगले दिन प्रस्थान करने वाले थे, इसलिए वे आखिरी तैयारियां कर रहे थे। सुसनशी ने मुंह लटकाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि टीचर शुआन इस बार इतने अडिग क्यों हैं। सच कहूं तो मुझे लिटिल जूनियर ब्रदर के बिना कोई आत्मविश्वास नहीं लग रहा। पिछली बार ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन वह हमेशा हमारी योजनाएं बनाता था। इस बार तो हमें खुद ही बैटलफील्ड पर उतरना है, और मुझे नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करूं। बेबे हंस पड़ा। लगता है हमें खुद थोड़ा अभ्यास करना होगा, वरना हम मजाक बन जाएंगे। शिवसेंशी ने जवाब दिया, बकवास मत करो। बिना युहाओ के कंट्रोल टाइप सोल मास्टर कौन होगा? तुम, या मैं, या कोई और? सिस्टर जियन भी नहीं जा रही, जो आधी कंट्रोल टाइप सोल मास्टर मानी जा सकती थी। लगता है शाओ शाओ को यह भूमिका निभानी पड़ेगी, लेकिन उसका कंट्रोल क्षेत्र बहुत सीमित है। जब लड़ाई बड़े पैमाने पर होगी, तो वह सब पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी। बेबे, क्यों न हम टीचर शुआन से फिर से बात करें और उनसे युहाओ को साथ जाने देने की अनुमति मांगें? वह लौटकर ठीक से सीखेगा। बेबे ने आह भरते हुए कहा, मैं जानता हूं कि लिटिल जूनियर ब्रदर कितना जरूरी है, लेकिन टीचर श्वान का निर्णय बहुत दृढ़ है। तुम जानते हो कि पिछले कुछ सालों में टैंग सेक्ट इतनी तेजी से विकसित सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ है, और एकेडमी का पूरा सहयोग भी उन्हीं की देन है।
टीचर श्वान आमतौर पर हमसे कुछ नहीं मांगते, तो जब इस बार वे इतने गंभीर हैं, मैं उनका अनुरोध ठुकरा नहीं सकता। और तुम जानते हो कि वे बाहर से शांत लगते हैं, लेकिन एक बार कुछ तय कर लें तो बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। अगर मैं फिर उनसे बात करने जाऊँ, तो वे नाराज़ हो जाएँगे। रहने दो, हमें खुद ही मेहनत करनी होगी। एल्डर सॉन्ग और डीन यान हमारे साथ हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि शाओया को बचाने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, यही कर सकते हैं, शू सेंशी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, हो गया, वह तैयार है। बेइबे और शू सेंशी दोनों चौंक गए। केतु उत्साह से अंदर आया। क्या तैयार है? ने पूछा। ही केतु ने जोश में कहा, लिटिल जूनियर ब्रदर ने ब्लूप्रिंट समझ लिए हैं और अब फोर्जिंग शुरू कर रहा है। उसने मुझे टीचर श्वान को बुलाने भेजा है। मैं पहले ये खुशखबरी देने आया हूँ। संशी ने सिर हिलाया। क्या तुम ठीक हो, सेकंड सीनियर ब्रदर? सिर्फ ब्लूप्रिंट्स देखकर कोई सफल हो जाएगा? फिर तो क्लास 8 सोल इंजीनियर बनना बहुत आसान हो जाएगा। जाओ, टीचर स्वान को बुलाओ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ही केतु ने हंसते हुए अपना माथा थपथपाया। मैं 3 दिन से उसे ब्लूप्रिंट देखते देख रहा था, इसलिए जब उसने फोर्जिंग शुरू किया तो मुझे लगा वह जरूर सफल होगा। बेबे मुस्कुराया। इसमें कुछ गलत नहीं है। लिटिल जूनियर ब्रदर हमेशा चमत्कार करता आया है। ही केतु ने सिर हिलाया। मुझे भी लगता है इस बार उम्मीद है, क्योंकि सोल इंजीनियर को किसी सोल टूल के प्रिंसिपल्स को पूरी तरह समझे बिना उसे फोर्ज नहीं करना चाहिए। लिटिल जूनियर ब्रदर ने लगभग 3 दिन ब्लूप्रिंट का अध्ययन किया है और अब फोर्ज करना शुरू कर रहा है। शायद वह समय की कमी की वजह से ऐसा कर रहा हो, या शायद उसने सच में ब्लूप्रिंट समझ लिया है। मैं तो दूसरी बात पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि वह बिना सोचे कुछ नहीं करता। अगर उसने ब्लूप्रिंट को पूरी तरह समझ लिया है, तो फोर्जिंग में सफल होने का मौका है। भले ही वह अभी सोल डोलू नहीं है, लेकिन उसके ट्विन मार्शल सोल्स उसे दूसरों से कहीं अधिक शक्ति देते हैं। उसकी स्पिरिचुअल पावर भी असाधारण है। ठीक है, मैं टीचर श्वान को बुलाने जा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो साथ चलो और उसे हौसला दो। उम्मीद करते हैं कि वह सफल होगा। ये कहकर ही केतु दौड़कर बाहर निकल गया। बेबे और शुसेंशी ने एक दूसरे को देखा और लगभग एक साथ बोले, चलो। हो युहाओ ने ब्लूप्रिंट्स खत्म करने के बाद तुरंत फोर्जिंग शुरू नहीं किया। उसने पहले थोड़ा पानी पिया, लेकिन खाना नहीं खाया, फिर पैर मोड़कर बैठ गया और मेडिटेशन में चला गया। 3 दिन के इस अध्ययन में उसने बहुत ऊर्जा खर्च की थी, और बिना पूरी स्थिति में लौटे वह क्लास 8 सोल टूल फोर्ज नहीं कर सकता था। यह उसका पहला प्रयास था। जब श्वानजीवन, बेबे, शुसनशी और हेटो चुपचाप उस साइलेंट रूम में दाखिल हुए, तो उन्होंने देखा कि हुओयुहाओ गहरे मेडिटेशन में था। बाकी सब लोग थोड़े हैरान थे, लेकिन श्वानजीवन ने सिर हिलाया। अच्छा है, वह फोर्ज करने से पहले अपनी ऊर्जा को पुनഃस्थापित कर रहा है। लगता है उसे खुद पर पूरा भरोसा है। देखते हैं आगे क्या होता है। इंतज़ार आमतौर पर मुश्किल होता है, लेकिन जल्द ही हुयुहाओ ने सबको हैरान कर दिया। उसके शरीर से कुछ अजीब घटित होने लगा। पहले तो उसकी सोल पावर बहुत हल्की लहरों की तरह थी, लेकिन धीरे-धीरे वे बदलने लगीं। उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सामान्य व्यक्ति सोचता कि ये बस उसकी सोल पावर की अभिव्यक्ति है, लेकिन उसकी ऑरा इतनी प्रचंड थी कि ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन दानव जाग उठा हो। उस सुनहरी ऊर्जा की लहरों से पूरा कमरा भर गया, और हर व्यक्ति, यहाँ तक कि स्वान जीवन भी, घुटन महसूस करने लगा और सांस लेना कठिन हो गया। क्या वह मेडिटेशन करते हुए इमिटेशन का उपयोग कर रहा है? बेबे का चेहरा गंभीर हो गया। वह हो युहाओ की क्षमताओं को अच्छी तरह जानता था, और टैंक सेक्यर वह सोल स्किल्स का उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन फिर यह सुनहरी रोशनी क्या थी जो उसके शरीर से निकल रही थी? पोयुहाओ ने बहुत जल्दी अपना जवाब दे दिया, जब उसकी त्वचा पर महीन, सघन स्केल्स उभरने लगे। ये स्केल्स डायमंड के आकार के थे और 3 आयामी लग रहे थे, क्योंकि हर स्केल का केंद्र थोड़ा उभरा हुआ था। इस स्थिति में स्केल्स की सतह से बहुत सी परावर्तित किरणें निकल रही थीं, जिससे उसके शरीर से निकलती हल्की सुनहरी रोशनी और भी ज्यादा चमकदार और आकर्षक हो गई। होयुहाओ की शक्तिशाली ऑरा लगातार बढ़ती जा रही थी, और हर पल सबको एक डरावना दबाव महसूस हो रहा था। शुसेंशी ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, अगर हम इस लड़के के साथ इतना समय न बिताए होते, तो शायद सोचते कि ये कोई मानव रूप में आया हुआ सैवेज बीस्ट है। थोड़े ही समय में कि वह ऑरा जो किसी सैवेज बीस्ट जैसी थी, आखिरकार स्थिर हो गई। सबने एक साथ राहत की सांस ली। कम से कम अब उन्हें उस अत्यधिक दबाव का सामना करने के लिए सोल पावर का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन उनके आंखें अचानक चौड़ी हो गई, क्योंकि हो युहाओ की भौहों के बीच में एक अजीब काला भंवर धीरे धीरे उभर आया।
उस भंवर के आते ही सबके स्पिरिचुअल सीज में तीव्र कंपन हुआ और वहां से जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर एक तूफान की तरह फूट पड़ी। हुओयुहाओ की स्पिरिचुअल पावर सिर्फ एक पल के लिए बाहर आई, लेकिन उसी पल में सब लोग नियंत्रण खोकर पीछे हट गए। उसकी स्पिरिचुअल पावर एक ही क्षण में निकली और वापस भी चली गई, लेकिन अगले ही पल फिर बाहर आ गई। सुसैनशी ने असहज होकर कहा, मैं अब और नहीं संभाल सकता, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। बेबे और बाकी सभी भी अजीब से भावों के साथ कमरे से बाहर निकल गए। हुआ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर बहुत अजीब थी और ऐसी स्थिति में वे लगातार स्पिरिचुअल शॉक झेल रहे थे। ये किसी लड़ाई से भी ज़्यादा दर्दनाक था क्योंकि वे इसका मुकाबला कर भी नहीं सकते थे। ऐसा करने पर युहाओ को ही नुकसान पहुंच सकता था। सिर्फ एक व्यक्ति बाहर नहीं गया, टीचर श्वान, जो पहले से ही एक क्लास 9 सोल इंजीनियर थे। श्वान जीवन ने चौड़ी आंखों से होयुहाओ को घूरा और उसके मुंह से अविश्वास में हल्की सी सांस निकली। वह भंवर क्या है, टांग सेक्ट के बाकी सदस्य नहीं जानते थे क्योंकि वे अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन श्वान जीवन जानते थे। श्रेक एकेडमी ने सोल टूल डिपार्टमेंट में उनके योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करने हेतु कई ट्रांसेंडेंट डोलुओं को भेजा था ताकि वे उन्हें सोल कोर बनाने में मदद कर सकें। भले ही उनकी नींव बहुत मजबूत नहीं थी और वे अभी 91 पर अटके हुए थे, फिर भी वे टाइटल्ड डोलो बने थे। श्वानजीवन जानते थे कि सी सोल कोर बनाना कितना कठिन होता है। उन्होंने खुद वह अनुभव किया था। उस समय उन्हें लगा था कि वे मर रहे हैं और उन्होंने सोल कोर की ताकत और भय को गहराई से महसूस किया था। लेकिन वे अब क्या देख रहे थे? हुओयुहाओ की भौहों के बीच से शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर की तरंगें निकल रही थीं, जो उसकी सांसों के साथ फैल और सिमट रही थीं। ये बिल्कुल सोल कोर जैसा लग रहा था। लेकिन ये कैसे संभव है? वह तो सिर्फ सोल सेज है। फिर उसके पास सोल कोर कैसे हो सकता है? मुझे तो खुद सोल कोर बनाने में टाइटल डोलू बनते समय इतनी मुश्किल हुई थी। क्या वह सोल सेज होते हुए सोल कोर बना सकता है? लेकिन उसकी भौहों के बीच से निकलती स्पिरिचुअल अंडुलेशन से यह साफ था कि वह सोल कोर जैसा ही कुछ था। हे भगवान! क्या ये लड़का मुझे कोई सुखद चौंकाने वाला आश्चर्य देने वाला है? नहीं, यह असंभव है। भले ही उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत मजबूत हो, नैनित, लेकिन वह इस स्थिति में क्लास 8 सोल टूल नहीं बना सकता। सोल टूल बनाने के लिए केवल शक्तिशाली सोल पावर ही नहीं, बल्कि निरंतर सोल पावर का समर्थन भी चाहिए होता है, वरना पूरा काम एक ही बार में पूरा करना असंभव होता है। साथ ही उस सोल टूल का सही प्रयोग भी करना आना चाहिए, और डिकम्पोजिशन कैनन तो बहुत ज़्यादा सोल पावर खपत करता है। श्वान जीवन धीरे धीरे शांत हुए और सोचना बंद किया। हालांकि जब उन्होंने हुओयुहाओ की स्पिरिचुअल अंडुलेशंस को अपनी सोल कोर की तरंगों से तुलना की, तो उन्हें कुछ फ़र्क महसूस हुआ। कम से कम ये देखकर उन्हें राहत मिली कि होयुहाओ की ये चीज़ उनके सोल कोर जितनी शक्तिशाली नहीं थी। तो ये सोल कोर नहीं है। हाँ, शायद ये उसका आई ऑफ डेस्टिनी का कोई विशेष रूप है। श्वान जीवन ने खुद को समझाया। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई टाइटल डोलुओ अपनी भौहों के बीच सोल कोर रखता हो। श्वानजीवन भी बाहर निकल गए क्योंकि कमरे में रहकर लगातार होयुहाओ की तेज स्पिरिचुअल पावर का सामना करना सहज नहीं था। बाकी सब बाहर ही थे और होयुहाओ की रक्षा के लिए वहीं ठहरे रहे। सुसंशी ने जिज्ञासु होकर पूछा, टीचर श्वान, क्या आपको नहीं लगता कि युहाओ की ऑरा कुछ अजीब है? मुझे याद नहीं कि उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले इतनी शक्तिशाली थी। क्या हो सकता है उसने बाहर रहते हुए कोई और मिरेकल हासिल किया हो? ही केतु ने गहरी सोच में सिर हिलाया। हाँ, उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले इतनी मजबूत नहीं थी। साथ ही उसकी सोल पावर में भी कुछ बदलाव दिख रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके शरीर से ये सैवेज बीस्ट जैसी ऑरा कहाँ से आ रही है, और जो सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकल रही है वह सोल पावर से नहीं लगती। ऐसा लगता है कि वह अंदर से बाहर की ओर चमक रही है। लगता है मानो वह खुद सोने में बदल गया हो। श्वानजीवन ने सिर हिलाया और कहा, मैं सोल इंजीनियर हूँ, सोल मास्टर नहीं। इन सवालों के जवाब तुम्हें श्रेक एकेडमी के टाइटल डुलू से पूछने होंगे। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता वह क्या कर रहा है। जब तक वह क्लास 8 सोल टूल नहीं बना लेता, वह यहाँ से नहीं जाएगा। बेबे और सुसेंशी ने एक दूसरे की ओर बेबस नज़र से देखा। वे अभी भी श्वान जीवन को मनाने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि अब ऐसा करने से केवल इनकार का कड़वा अनुभव मिलेगा। होयुहाओ ने सभी की अपेक्षा से कम समय तक ध्यान लगाया। 2 घंटे बाद कमरे से सोल पावर की तरंगें धीरे धीरे शांत हुई और एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जो किसी ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी। सुसंशी ने हंसते हुए कहा, यह लड़का भीनन, अगर पूरा हो गया तो हो गया, ये दहाड़ क्यों मार रहा है? वह सबसे पहले कमरे में वापस गया।
लेकिन अंदर जाकर उसे कुछ गड़बड़ लगी। होयुहाओ अब भी पैर मोड़कर बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर से वह ड्रैगन जैसी गूंज अभी आ रही थी। वह ध्वनि उसके सीने से निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी सोल पावर के साथ प्रतिध्वनित होकर एक फीडबैक लूप बना रही हो। ये क्या हो रहा है? शिवसेनशी ने बेबे की ओर देखा। उसका मार्शल सोल ड्रैगन टाइप था। अगर वह नहीं जानता तो शायद बेबे जानता हो। लेकिन बेबे का चेहरा भी उसी तरह के आश्चर्य से भरा था। जाहिर था कि वह भी समझ नहीं पा रहा था कि होयुहाओ के साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे हुयुहाओ ने अपनी आंखें खोली। उसके सभी सभी सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स वहां थे, यहाँ तक कि जीजोचेन भी, जो तलवार के दीवाने थे। जियोचेन लगभग देर से पहुंचे, लेकिन जिंगजियान ने जैसे ही होयुहाओ के साथ हो रही अजीब घटनाएं देखी, वह तुरंत जाकर उन्हें बुला लाए। जियोचेन ऐसे विशेष मामलों में बेहद रुचि रखते थे, खासकर जब बात होयुहाओ की हो, इसलिए वे जितनी जल्दी हो सके आ गए, लेकिन वे भी कुछ नहीं समझ पाए। होयुहाओ खड़ा हुआ और बोला, आप सब यहाँ हैं एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। वह पूरी तरह ताजगी से भर गया था। 2 घंटे की मेडिटेशन के बाद वह अपनी सर्वोच्च अवस्था में पहुंच चुका था। उसकी वर्तमान कल्टीवेशन में कुछ दिनों तक नन खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पास मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस की विशाल ऊर्जा थी, जो उसकी शक्ति को बनाए रखती थी। यहाँ तक कि ध्यान करने पर भी उसकी सोल पावर लगातार बढ़ती रहती थी, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल सोल कोर उसे हर क्षण कल्टीवेट करने में मदद करता था। श्वानजीवन कुछ कदम आगे बढ़े और बोले, ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। रात हो चुकी है। अगर तुमने सूर्योदय तक डिकम्पोजिशन कैनन नहीं बनाई, तो तुम यहीं मेरे साथ रहोगे। हालांकि उन्हें शक था कि होयुहाओ के पास अब सोल कोर है, लेकिन यह पूछने का समय नहीं था। वह इंतजार करना चाहते थे कि होयुहाओ रुक जाए, फिर उससे पूछें। उनकी दृष्टि में चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह क्लास 8 सोल टूल नहीं बना सकता था। होयुहाओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत निर्दयी हैं। अगर आपको मुझसे क्लास 8 सोल टूल बनवाना ही था, तो इतना जटिल क्यों दिया? यह सोल टूल तो स्पेस से संबंधित ज्ञान को भी चुनौती देता है। अगर मैंने हाल ही में स्पेशल पावर के बारे में कुछ ना सीखा होता, तो आप मुझे सच में रोक देते। श्वानजीवन ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम्हें स्पेशल पावर की समझ है? तुम्हें पता भी है कि स्पेशल पावर क्या है? ये तो वे लोग अध्ययन करते हैं जो टाइटल्ड डूलू या उससे ऊपर के स्तर के होते हैं। तुम छोटे लड़के जल्दी शुरू करो और बातें मत बनाओ। मैं शुरू से अंत तक निगरानी रखूंगा ताकि कोई तुम्हारी मदद न कर सके। वो युहाओ मुस्कराया और बोला, मुझे चीट करने की जरूरत नहीं है। भले ही मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। पहले थोड़ा वार्म अप कर लूं। वह बोलते हुए वर्किंग प्लेटफॉर्म के पीछे चला गया। जैसे ही वह फोर्ज एरिया में पहुंचा, उसका चेहरा शांत हो गया और उसकी पूरी ऑरा स्थिर और कोमल हो गई। स्वनजीवन इस बात से बहुत संतुष्ट थे। भले ही उनका प्रतिभाशाली छात्र हाल के महीनों में सोल टूल्स पर काम नहीं कर रहा था, पर उसने अपनी बुनियाद नहीं छोड़ी थी। उसकी थ्योरी और सिद्धांत अभी भी सटीक थे। होयुहाओ कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहा, लगभग 30 सेकंड, और अपनी सांस, दिल की धड़कन, सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर सबको एक लय में समाहित कर लिया। शुरू में श्वानजियन के चेहरे पर उपेक्षा थी, लेकिन जल्दी ही वह हैरानी में बदल गई, क्योंकि होयुहाओ की वर्तमान स्थिति एक अत्यंत शक्तिशाली सोल इंजीनियर जैसी लग रही थी। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।